राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस वक्त पहुँचे हैं झारखंड, जहाँ की राजधानी रांची में हमारी मुलाकात यहाँ एक बहुत मशहूर चित्रकार हरेन ठाकुर के साथ हो रही है। हरेन ठाकुर चित्रकार और मूर्तिकार हरेन ठाकुर का जन्म 1953 में धनबाद के कोयलांचल के पाथरडीह में हुआ। आज 66 साल की उम्र में भी हरेन ठाकुर में कलाकर्म के लिए युवाओं जैसा जोश है। बोलपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध शांति निकेतन में हरेन ठाकुर ने 1975 में कला भवन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया, जहां प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बसु के सानिध्य में उन्होंने कला की बारीकियां सीखी। इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने क्रिएटिव डिजाइनिंग का एक कोर्स किया। वापस रांची आकर हरेन ठाकुर ने चर्चित विद्यालय जेवीएम श्यामली में कला शिक्षक के तौर पर बच्चों को चित्रकला सिखाना शुरू किया। इस विद्यालय में उन्होंने 40 वर्षों तक अपनी सेवा दी। ये वही स्कूल है जहां भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शिक्षा हासिल की है। हरेन ठाकुर रांची में रहकर चित्रकला को बढ़ावा देने में जुटे रहते हैं। उनका विभिन्न संस्थाओं से जुड़ाव है और उन्होंने कई कला शिविरों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। हरेन ठाकुर को विश्व भारती मेरिट स्कॉलरशिप, शिल्पी सम्मान, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अवार्ड, सुकुमार दास अवार्ड सहित अन्य कई सम्मान मिल चुके हैं। हरेन ठाकुर के चित्रों की प्रदर्शनी देश के प्रमुख शहरों में लग चुकी है। कलाकर्म के सिलसिले में हरेन ठाकुर अक्सर विदेश यात्राओं पर होते हैं। हरेन ठाकुर के बनाए हुए स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और कलाकृतियों को झारखंड के कई प्रमुख संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर देखा जा सकता है। हरेन ठाकुर की कला में झारखंड की विशिष्टता स्पष्ट दिखाई देती है। उनका दृश्य संसार खासकर आदिवासी समाज और उसके प्रतीकों से संपृक्त है। बहुत बहुत स्वागत है हरेन जी। स्वागत, नमस्कार। हरेन जी, हमको बताइए कि आप तो शांति निकेतन से आपने चित्रकला सीखी, लेकिन आप आए कहाँ से शांति निकेतन, और आपकी शुरुआती जो कला प्रेरणाएं हैं वो क्या हैं? कैसे आपको चित्रकला की ओर आपका रुझान हुआ? ये अगर शुरू से कहा जाए तो मेरा जो घर, मेरा ओरिजिनल जो बचपन बीता पुरुलिया जिला जो है वो झारखंड का बॉर्डर एरिया में है। स्कूलिंग मेरा वहीं हुआ था बचपन से। और बचपन में एक ये था कि जब छोटे थे उस समय हमारे घर के बगल में वो कुछ दुर्गा पूजा का समय जो प्रतिमा बनाने वाले जो थे, दैट आइडॉल, तो एक पटुआ जो मूर्ति बनाते थे वो लोग, बगल में एक मंदिर टाइप था उसमें वो लोग बनाते थे। तो पता नहीं मेरा अट्रैक्शन उसमें चला गया। तो वो पटुआ हमेशा क्या मिट्टी से वो पहले खड़ का वो स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर करते करते कपड़ा दे करके, मिट्टी दे करके, धीरे धीरे कलर जब फॉर्म होने का बाद धीरे धीरे मूर्ति का रूप लेते थे, तब वो देखते देखते धीरे धीरे मेरा
इसमें आ गया कि अरे हम भी ऐसा अगर करें तो पता नहीं एक अट्रैक्शन क्रिएट हो गया उसमें। उसके बाद अंत में वो जो चक्षुदान होता था वो दैट आइडॉल का, तो वो बड़ा गंभीर ये से हम देखते थे। तो तब लगा कभी कभी हम वहाँ बैठ के देख, जब घर से आई मीन भाग के आते थे कि घर में भी पता नहीं था जो हम वहाँ चले गए। तो क्योंकि माँ का ये था कि हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, तो कभी कभी लगता जब बिना घर में पूछ करके जब आ जाते थे बाद में बोलते कहाँ गए थे, तो बोले नहीं कहीं पर मतलब कुछ एक दुर्गा प्रतिमा देखने को लिए गए थे, कैसे बना रहे। तो नेक्स्ट ईयर में एक बार क्या हो ना, ऐसा मेरा एक नशा टाइप हो गया। नेक्स्ट ईयर हमने वहाँ बैठ गए, बैठने के बाद लगा कि हमको अगर थोड़ा मिट्टी भी बनाने अगर दे, लग रहे हम धन्य हो जाएंगे। मतलब एक लगाव हो गया था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे हमको मिट्टी भी देने लगा, थोड़ा हेल्प करने बोला। हेल्प करना मतलब लग रहा है हम आर्टिस्ट बन गए हैं। तो ऐसा करते करते मेरे लगाव हो गया, एक घर में बनाना शुरू कर दिया, छोटा छोटा सरस्वती माँ का मूर्ति बनाने लगे। तो ऐसा करते करते उसके बाद कुछ फोटोग्राफ देख करके उस समय यामिनी रॉय, नंदलाल बोस, ये लोग का कुछ पेंटिंग्स बुक्स में आता था, उसको देखकर कॉपी करते थे। और पढ़ाई का साथ साथ छुप छुप कर वो सब ड्राइंग करते करते मेरा पता नहीं भीतर में वो चीज़ आ गया। और उसके बाद जब हम 70s हायर सेकेंडरी पास होने का बाद एक ये हुआ कि मेरा उस समय नक्सल मूवमेंट, दैट वाज अ बूम पीरियड, 70s का बात हम कह रहे। तो होता है कि उस समय एक हवा चल रहा था नक्सल मूवमेंट का। तो हम लोग को लग रहा है कि अगर इस मूवमेंट में हम लोग भी जोड़े तो घर में थोड़ा सा लग रहा था, बिकॉज वी आर फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो ये खबर आया कि नहीं ये उस मूवमेंट में जा रहा है। तो मेरा बड़े भैया जो है बुद्धदेव जी, उन्होंने बोला नहीं इनको थोड़ा सा, जब इस लाइन में इंक्लिनेशन है ट्राई किया जाए शांति निकेतन में। तो उन्होंने चुपके से अप्लाई कर दिया था मेरा तरफ से, कॉल भी आ गया, उन्होंने लेकर हमको चले गए शांति निकेतन। शांति निकेतन जाने का बाद लगा ये यार ये तो मेरा कल्पना का क्षेत्र है, जो हम सपना देखते थे वही जगह है यहाँ पर। वहाँ गए, इंटरव्यू भी दिए, इंटरव्यू में भी फर्स्ट सिलेक्शन में मेरा सिलेक्शन भी हो गया टेस्ट का बाद। देन यात्रा मेरा शुरू हो गया वहीं से, शांति निकेतन से। और शांति निकेतन से जो यात्रा आपकी शुरू हुई, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि तब जब आप पढ़ रहे थे वहाँ, तो वहाँ कौन कौन गुरु लोग थे जिनसे आपने कला की शिक्षा हासिल की? क्योंकि बहुत कम लोग अभी हमको मिलते हैं जो शांति निकेतन में पढ़े हों और उनके साथ उन्होंने सोमनाथ होर को भी देखा हो, विनोद बिहारी मुखर्जी को भी देखा हो, राम किंकर बैज को भी देखा हो। आप कुछ अनुभव बताइए। ये 1970 में जब हम प्रथम वर्ष में जब एडमिशन हुआ, उस समय शुरुआत में एक्चुअली हम जो स्टेट में बिलोंग करते थे, मतलब इतना उस समय तो इतना आर्ट का प्रति ज़्यादा एजुकेशन नहीं होता था। हमारे स्कूल में जो मैथमेटिक्स लेते थे वही क्लास में एक ड्राइंग करा देते थे, इसको ड्रॉ करके वो कर, कोई आजकल का ज़माना में जैसा होता है ना कि एक प्रोफेशनल आर्ट टीचर से बच्चों को गाइड किया जाता है, तो उस समय ऐसा नहीं था। तो मेरा इतना जानकारी भी नहीं थे कि कौन है राम किंकर, कौन है मतलब सोमनाथ होर, इसको पर आइडिया नहीं था। तो यानी जब वहाँ जाने के बाद पता चला एज एक एमिनेंट पर्सनैलिटी राम किंकर बेज, नंदलाल बोस। तो धीरे धीरे वो लगा कि राम किंकर का साथ मतलब मैं क्लास कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने मेरा क्लास ले रहा है फर्स्ट ईयर में। और विनोद दा उस समय रिटायर कर गए थे, राम किंकर तभी रिटायर कर गए थे, लेकिन इमेरिटस प्रोफेसर हिसाब से हम लोग को क्लास कंटिन्यू किया था। वो ये काफ़ी एक्सपीरियंस रहा उनका साथ कि सोमनाथ होर आए, दिनकर कौशिक आए, सलीम मुंशी आए, उन लोग का क्लास मिला। नंदलाल बोस के जो मतलब पुत्र है, मतलब बड़े पुत्र जो विश्वरूप बोस, उनका क्लास मिला। उनका जो मतलब बेटी गौरी भंज, उनका ड्राइंग मतलब डिज़ाइनिंग क्लास हमने प्राप्त किया। तो उन लोग का सानिध्य में बहुत एक क्या बोले, एक मेरा जो भीतर का जो चीज़ है, जो चीज़ उभर के आए, वो एक अलग मतलब मेरा लिए एक्सपीरियंस रहा। और मैं कहूँगा वो अभी जब मैं महसूस करता हूँ कि वो मेरा लिए एक सौभाग्य थे कि वो लोग को मतलब संस्पर्श में हम क्लास कर पाए, हम मतलब पढ़ाई हुआ कला का प्रति। और टैगोर का शांति निकेतन ऐसा है कि वहाँ जाना मतलब एक कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत लकी पर्सन तभी वहाँ एडमिशन मिल सकता है।
पूरा जितना नेचर से लेकर के सब कुछ है, जो वो एक शिक्षक है। शांति निकेतन इटसेल्फ इज़ ए टीचर, नेचर इटसेल्फ इज़ ए टीचर। तो वो एक अलग मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा शांति निकेतन। अभी तो हम हाल में कला भवन खुद देख करके आए और हमारे लिए भी एक बहुत ही रोमांचक अनुभव था कि नंदलाल बोस का ये ऑफिस था और यहीं पर वो रामकिंकर बैज काम करते थे। ये सब बहुत रोमांचक अनुभव। हमें बताइए कि वहाँ एक मूर्ति जो गांधी जी की लगी है, शायद रामकिंकर बैज की बनाई हुई, उसमें गांधी जी जो चल रहे हैं वो नीचे एक नरमुंड पर उनका पैर है। कभी आपने उस मूर्ति के बारे में सोचा कि वो किस विचार से वो बनाई गई? उस समय हम जब एडमिशन लिए उसका पहले बन चुका था। उनका ये कहा जाता है कि गांधी जी का एक ये है ना, पूरा सब कुछ ध्वंस हो रहा है, मतलब युद्ध का जो रिजल्ट तो नरमुंड, मतलब क्या बोले उसको, दैट डेथ का जो सिंबल ऑफ डेथ है वो, उसमें भी एक ऊपर एकला चलो रे, मतलब वो अकेला काफ़ी है, उसके उतना अत्याचार, इतना हताहत होने का बावजूद भी उनका ऊपर से वो जा रहे एकला चलो रे, मतलब अकेले उनको डांडी मार्च दिखाया गया। उनका वही सिंबल है, उसमें भी बहुत कुछ ऐसा नरमुंड दिया हुआ है। इज़ अ वेरी सिम्बॉलिक काम है, लेकिन एकला चलो रे का मेन उनका मकसद था और बहुत बड़ा। लेकिन उनमें भी थोड़ा सा ये हुआ था, सेम रेप्लिका बना आसाम में, वही सेम डंडी मार्च का, गांधी जी का, वो उन्होंने लेआउट बना दिए थे और बाकी उनका जो सीनियर स्टूडेंट थे वो लोग उनको डेवलप किया था उस समय कला भवन में, सीमेंट का कंक्रीट का थे वो। अच्छा, तो आपने जब शांति निकेतन से अपनी कला की पढ़ाई की तो किस माध्यम को आपने अपना मुख्य माध्यम बनाया? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि हम जब 4th ईयर में थे वहाँ, तो अचानक मेरा दिमाग में एक आया, जब नेपाली राइस पेपर हम लोग का ट्रेडिशनली यूज़ होता था एज ए टेम्परा वॉश पेंटिंग को लिए, मतलब हम लोग यूज़ करते थे। इंडियन पेंटिंग का बहुत बड़ा एक माध्यम है, मतलब नेपाली राइस पेपर। तो राइस पेपर को हम कोलाज हिसाब से यूज़ किए थे उस समय। फर्स्ट एक पेंटिंग हम बनाए थे, जो पेंटिंग हमको दैट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में दिनकर कौशिक ने सिलेक्ट किया था। तो कौशिक दा उस समय प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमको ये पेंटिंग देखकर बोला इज़ अ ब्यूटीफुल मीडियम एंड इस मीडियम को लेकर के जस्ट कीप ऑन, इसको इस मीडियम को लेकर आप काम करो, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो वो मेरा लिए एक मतलब इंस्पिरेशन का काम किया। वो नेपाली राइस पेपर हम जब यूज़ किए, देन उसका साथ थोड़ा सा वाटर कलर, कुछ चाइनीज़ इंक, ये मीडियम हम 1974 में शुरू किए। वो काम अभी भी मेरा पास रखा हुआ है एज इट इज़, और वो काम अभी हाल में एग्जीबिशन भी था। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द मीडियम। वो मीडियम लेकर के जो हमने चर्चा किए थे, तो अभी भी वही राइस पेपर में, मतलब कल तक भी, अभी भी, आज भी जो काम कर रहे हैं राइस पेपर के ऊपर। तो ये एक्सक्लूसिव मीडियम है। बहुत कोई काम देखकर बोलते हैं यार ये काम हम लोग बचपन में यूज़, मतलब कॉलेज में पढ़ते थे लेकिन उसको छोड़ दिए, लेकिन कोई कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन हमने अभी कहा जाए कि आई एम प्राउड ऑफ दैट कि अभी उस मीडियम को हम अभी तक बांध के रखे हैं, उसको छोड़े नहीं, और उसी में। ये तो हुई मीडियम की एक बात। फिर उसके बाद हो सकता है कि और आपने दूसरे मीडियम्स में भी काम किया हो, वो तो हम लोग आगे बात करेंगे। इसके अलावा विषयों की अगर बात करें तो किन विषयों को केंद्र में रखकर, किन चिंताओं को केंद्र में रखकर आपकी अपनी ये पूरी चित्रकला की यात्रा साल दर साल आगे बढ़ रही है? और इसमें भी कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए खुद भी अनसुलझे हैं और वो बार बार उन पर लौट कर आना होता है, बार बार वही विषय आप दोहराते हैं। कॉलेज हम एक पीरियड अगर कहा जाए, जस्ट शांति निकेतन पास होने का बाद हम रांची चले आए। तो शांति निकेतन, रांची, मतलब झारखंड, उस समय तो बिहार था, बंगाल, उड़ीसा, ये एक बॉर्डर एरिया। उसमें क्या है ना, ट्राइबल्स बहुत बड़ा एक, मतलब जो ह्यूमन फिगर से लेकर के नेचर, प्रकृति का जो मतलब हम लोग का सामने जो चित्र दिखता था, वो ट्राइबल्स फ्लेवर वो था। तो सहज सरल ट्राइबल्स का जो जीवन यात्रा है वो हमको बहुत खींचता था। शांति निकेतन में भी ऐसा है, जैसे संताल एरिया बहुत है,
सांताल का जो मतलब घर, सांताल का जो कल्चरल प्रोग्राम, ये हमको पता नहीं बड़ा अट्रैक्टिव लगा। जब रांची में आए तब रांची में देखे अरे बंगाल का सांताल और आदिवासी जो है, इधर का आदिवासी जो है ऑलमोस्ट सेम। तो ये उस चीज़ को सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बना करके हमने काम चालू किया। तो शुरू बात कुछ साल हमने किया कि लाइफ आफ्टर डेथ, ये भी हमने कुछ काम किए थे कि मृत्यु का बाद आदमी का एक अलग एरा मतलब जगत होता है, जो वहाँ भी लग रहा है कि फॉर्म को जो अभी का जो ह्यूमन फॉर्म है आफ्टर डेथ, वो सेम फॉर्म में अगर आदमी हो जाए तो उस चीज़ कैसे होगा। उसमें हमने यूज़ किया एज ए फॉर्म, एज ए फिगरेटिव को थोड़ा सा डिस्टॉर्शन करके इलोंगेटेड फॉर्म हम यूज़ किए थे, जिसमें लंबे लंबे फॉर्म, देन दैट फिगरेटिव स्ट्रक्चर पेंटिंग में हमने यूज़ किए थे। देन कुछ इन्फ्लुएंस हुआ था मेरा दैट इजिप्शियन आर्ट, वो चीज़ से कुछ मोटिव्स लिए थे। पता नहीं, इजिप्शियन आर्ट भी मेरा बहुत मतलब एक इन्फ्लुएंस का विषय था। प्रिमिटिव केव पेंटिंग्स, वो भी मेरा लिए बहुत एक इन्फ्लुएंस का विषय था। वो सब चीज़ मार्च करके एक हमने एक स्टाइल फॉर्म करते, जैसे अंतिम यात्रा एक सीरीज़ भी बनाए थे, वो भी काफ़ी सराहना हुआ था उस समय। तो धीरे धीरे मेरा एज कम था उस समय, लेकिन बहुत कोई कला का जो मतलब समीक्षक थे स्पेशली इन कैलकाटा, वो लोग बोले आपका उम्र का हिसाब से इस सब्जेक्ट जो है बहुत गंभीर में जा रहा है, लेकिन आपका उम्र का साथ ये सब्जेक्ट नहीं, मतलब ये हो रहा है। डिस्कशन में बोला था एक बार, तो पता नहीं वो मेरा कल्पना में था कि मृत्यु का बाद आदमी का जो एक जीवन होता है, उस जीवन को हम कैसे उसको रूप दे, कैनवास में उस चीज़ को चित्रित किए थे। लेकिन जब रांची में आने का मतलब रांची में कुछ दिन बाद देखे थे कि ट्राइबल्स में जब एरियाज़ में हम घूमने लगे, तो एक मेरा दिशा बदल गया। मतलब मेरा दृष्टि का परिप्रेक्ष्य जो है अलग ढंग से धीरे धीरे होने लगा कि यहाँ का जो सहज सरल जीवन है, कोई कला का एक्सप्रेशन जो है इट शुड बी वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ तो है हम लोग का, लेकिन कितना सरल फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाए, उससे बेहतर कला का फॉर्म कुछ नहीं हो पाता है। तो ये मेरा मतलब आदिवासी को साथ विषय को लेकर के हमने कुछ काम करने लगे। करते करते एक अभी का जो है कि हम मेरा काम कोई भी देखने के बाद लग रहा है कि ये मेरा विदाउट माई सिग्नेचर कोई भी बता सकते हैं जे हरेन ठाकुर का काम है। तो मेरा लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब अचीवमेंट है कि द स्टाइल कंटेम्पोररी फॉर्म मतलब आर्ट ये को फ्लेवर को हम ट्राइबल्स नॉट ये काम में मेरा हम ट्राइबल्स आर्ट को एज ए नॉट डॉक्यूमेंटेशन मेरा नहीं है। ट्राइबल लाइफ का जो टिपिकल सेंसेशन है, मतलब ट्राइबल लाइफ में हम देखते हैं क्या, एक मैं थोड़ा सा वातावरण के बारे में चर्चा होना ज़रूरी है कि हम जब खेती मैदान में जब घूमते थे, यहाँ देखे हैं बहुत कि बहुत दूर में एक पेड़ का नीचे एक चरवाहा बैठा हुआ है कि सोया हुआ है पेड़ का नीचे, वो आराम से सो रहा है। इर्द गिर्द बहुत सा जो जितना भी एनिमल्स है, जो गाय बछड़ा सब घूम रहा है, लेकिन और कहीं नहीं, भाग नहीं रहा, वो आराम से लेकिन सो रहा है। कभी कभी क्या लग रहा है एक बैल का ऊपर एक चौराहा जो है वो सो करके बांसुरी बजा रहा है। तो देखने के बाद मुझे लगा कि कितना चरवा जो जितने भी एनिमल्स है, कैटल्स है, वो लोग लेकिन इर्द गिर्द घूम रहा है, वो लोग लेकिन बाहर कहीं नहीं जा रहा है। हमको स्ट्राइक किया अचानक जे हम लोग कभी कभी इसको हमको कंपेयर होने लगा कि कभी हम लोग देखे कॉरपोरेट में देखा जाता है क्या कि जो हेड होते हैं, हेड कॉरपोरेट में मतलब ऑफिस में जब तक है तब तक जितने सबॉर्डिनेट है दे विल बी इन द ऑफिस, दे विल बी इन द फुल ड्यूटी। हेड अगर बाहर चले गए कि छुट्टी में चले गए कि कहीं आउट ऑफ द ऑफिस कैंपस चले गए, तो लगे वो लोग काम में थोड़ा सा लूज़ हो जा करके अपने आप कोई घर भागने लगता है कोई। तो मुझे लगा देखिए नेचर का साथ कैसा मतलब ट्राइबल्स, बिकॉज वो चरवा जो है वो सोया हुआ है, वो कभी एक बार भी देख नहीं रहा है कि गाय बछड़ा कहाँ पर घूम रहा है, मूव कर रहा है, कैटल जितना है, लेकिन वो भागा नहीं, वो विद इन सराउंडिंग्स घूम रहा है। उसका जब नींद टूट गया और उसका बांसुरी वादन जब ख़त्म हो गया तब वो उठा, उसका बाद उनका साथ फिर घर लौट रहा है। तो बड़ा एक कॉर्पोरेट सिंबल लगा हमको जे ये कितना ट्रस्ट है वो जो चरवा का साथ दैट एनिमल्स का साथ एक क्या रिलेशन है। वो जब हो गया उनको भी रेस्ट ले लिया, वो लोग सब घूमते घूमते जो भी खाना खा कर करके फिर साथ में निकल गए। बड़ा हमको इंटरेस्ट लगा। धीरे धीरे
नेचर में देखे पहाड़ पहाड़ कुछ मतलब कुछ नहीं, एज ए काइंड ऑफ क्या बोले, मैंने साइलेंस कर दिया हमको जे एक स्टिल उसमें कुछ हमको कहने का ज़रूरत नहीं है, लग रहा है एक सुप्त आवाज़ आ रहा है, लग रहा है वहाँ से नदी बह रहा है तो उसका भी एक साउंड, ये जो नदी का जो साउंड, कहीं पर पानी का जो बहुत बड़ा वाइडर रेंज में पानी फ्लो हो रहा है, कहीं पर बड़ा नैरो में पानी जा रहा है, तो ये एक म्यूज़िक क्रिएट करता है। तो ये एक लाइन का मुझे लग रहा है, जब हम लोग जब पेंटिंग में, जब ड्राइंग्स में कुछ लाइन यूज़ करते हैं, लाइन डिनोट्स करते हैं वो नदी का वेव का जैसा, क्योंकि नदी का वेव का पानी जो है, मतलब वो पानी कभी बहुत मोटा हो जाता है, कभी बहुत पतला धीरे धीरे, लेकिन एक म्यूज़िक क्रिएट होता है उसमें, उसका जो पत्थर में गिरता है बड़ा मीठा साउंड निकलते हैं उसमें। तो हम कोशिश किए ध्यान में सुनने को लिए उस चीज़ को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वही नदी जब जोना हुड्रू उधर से बहते बहते, वही नदी का एक छोटा सा जो मतलब स्ट्रीम धीरे धीरे जब हमारे शहर में घुसता है, वो धीरे 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 वैनिश हो जाता है। तो ये मेरा लिए एक सब्जेक्ट भी था, अभी हाल में वो शो भी किए थे कि द डेथ ऑफ ए रिवर, कि वो नदी शुरू हुआ तो जंगल पहाड़ से नदी शुरू हुआ, फ्लो ऑफ वाटर्स उसमें आ रहा है बह करके, धीरे धीरे वो नदी बहते बहते जहाँ पर नेचर मिल रहा है, जहाँ पर पहाड़ ट्री जितना भी प्लांटेशन का भीतर से अपना खेलते धुलते, मतलब हवा लेते लेते नदी बहा रहा है, आराम से फ्रीली मूव कर रहा है। धीरे धीरे जब शहर का नज़दीक आ रहा है, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, सिकुड़ते सिकुड़ते ऐसा हाल हो गया, एक जगह में आकर के नदी ब्लॉक हो गया, डेथ हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। तो डेथ ऑफ ए रिवर लेकर के मेरा एक दो पेंटिंग्स है जो अच्छा हम भी सेटिस्फाई, लेकिन अभी जब हाल में शो किए थे उसमें भी थोड़ा पब्लिक को इंटरेस्ट लगा। इज़ अ वेरी कंटेम्पोरेरी सब्जेक्ट जो अभी एनवायरनमेंट का ऊपर ही बड़ा अच्छा प्रहार है आपका पेंटिंग। यहाँ हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि इस वक्त ये गुफ्तगू चल रही है झारखंड की राजधानी रांची में मशहूर चित्रकार हरेन ठाकुर के साथ। हरिंदा, हमको बताइए कि ये जो आप तो शांति निकेतन से निकले, फिर आप रांची में आकर बस ही गए, जो राष्ट्रीय स्तर पर कला की जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट में जो एक्टिविटीज़, जो गतिविधियाँ, जो हलचलें बनी रहती हैं, उनमें आपका क्या दखल है? कभी ये इच्छा नहीं करती कि महानगरों की ओर दौड़कर पहुंच जाएं और वो जो कला की दौड़ है उसमें शामिल हो जाएं? नहीं, महानगरों का एक छोटा सा मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि एक बार मेरा शो हो रहा था, मेरा और मेरा वाइफ शर्मिला दोनों हमेशा शो करते हैं, शर्मिला जी वो भी शांति निकेतन के हैं। तो कैलकाटा बिरला एकेडमी, गणेश पाइन इज़ एमिनेंट पेंटर, उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने आकर के एक बार पेंटिंग मेरा देखते देखते पूछे जे आपका ये पेंटिंग देखकर, बहुत कुछ साल पहले का बात है, अभी का नहीं। तो बोला आप लोग कहाँ रहते हैं? दोनों का पेंटिंग हम लोग देने का बाद बोला नहीं रांची। बोला रांची, सच ए कॉन्टेम्पोरेरी वर्क, और आप रांची में क्यों रह रहे हैं? वाई डोंट यू कम हियर इन कोलकाता? तो हम, मेरा बगल में प्रणब रंजन रॉय और एमिनेंट दो तीन आई मीन द आर्ट क्रिटिक बैठे हुए थे उस समय। तो मेरे को जवाब देने का ज़रूरत नहीं पड़ा। प्रणब दा बोले, गणेश दा, अगर हरेन शर्मिला अगर रांची छोड़कर अगर कलकत्ता आ जाए तो उन लोग का काम में पॉल्यूशन घुस जाएगा। तो हमको गणेश दा बोले यस ये था, ठीक था, ठीक। तो ये एक अलग वो है, मतलब यहाँ बैठ कर के जो हम साधना करते हैं, रंग फॉर्म कलर जो भी ले करके, यहाँ का विषय, यहाँ का जो शुद्धता है ले करके हम काम करते हैं हम दोनों, वो चीज़ वहाँ रहकर काम करने में हो सकता है, वो आई कांट से, बट फॉर वो जो अभी जो है उससे तो अलग हो जाता। तो उसमें मेरा लिए कोई वो नहीं है, मतलब उसमें कोई अतृप्ति नहीं है कि हम उस शहर में बैठ करके काम नहीं कर पाए। मेरा यहाँ बैठ करके जो काम कर रहे हैं, जो भी मैं साधना का भी जो भी हमको सब्जेक्ट मिलता है, जो भी कंटेंट मिलता है, वो दैट इज़ एनफ फॉर माय ओन रिसर्च वर्क। मतलब और बाहर में जाकर हम एग्जीबिशन भी करते हैं, भाग भी लेते हैं हम लोग, वर्कशॉप में
हमेशा जाते हैं, चर्चा भी होता है। और हम लोग कॉन्टेम्पोरेरी आर्ट को लेकर के यहाँ पर कभी कभी प्रदर्शनी करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। ये हम जारी रखे हैं हम लोग। बहुत साल पहले हमने एक कला का एक जो मतलब अखड़ा फॉर्म किए थे, छोटानागपुर आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, करीब 30-35 साल पहले। तो हमने जब रांची पहले आए थे तो उस समय हमको भी लगा जो शांति निकेतन से रांची आ गए, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कौन समझेगा आर्ट कैसे हम, क्योंकि हमने DAV जवाहर विद्या मंदिर उस समय थे, उसमें कला शिक्षक का रूप में हमने योगदान दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लग रहा है कैसे हम रहेंगे, तो मुझे लग रहा है शहर का तरफ भागना पड़ेगा क्योंकि हमको सरवाइव करना है यहाँ पर। तो अचानक हमको मन में एक बात याद आई कि नंदलाल बोस, उनका एक किताब में लिखा हुआ था, एक लाइन थे, आप जहाँ भी रहो, स्पेशली द क्रिएटिव पर्सन को लिए लिखा है उन्होंने, आप जहाँ भी रहो उस जगह को अपना बना लो और उस जगह को अपना हिसाब से तुम तैयार करो। क्यों कि तब हमने सोचे जे देखिए जो नशा करता है वो आदमी जहाँ भी जाता है वो नशा वाला आदमी ढूंढता है, तभी उसका नशा जमता है। तो हमने वो दिमाग में मेरा काम किया, हमने कहा कि इस मेरा लेवल मतलब जो इस टाइप का क्रिएटिव काम करते हैं हमने पता किए, करते करते 2-4 मिल गए उसमें। तो जैसा उस समय के थे रामानुज शेखर, दिनेश सिंह, ये लोग को लेकर के हमने एक तो कला का आर्ट फॉर्म किए थे। वो लोग भी आने लगा, देखा जी क्योंकि उन लोगों के साथ चर्चा करते करते एक प्लेटफॉर्म बना लिए। तो वो प्लेटफॉर्म मेरा लिए बहुत बड़ा ये हुआ कि उसी प्लेटफॉर्म के तहत हम डिफरेंट जगह में एग्जीबिशन करने लगे। बाहर से कंटेम्पोरेरी आर्टिस्ट, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, हर जगह से कंटेम्पोरेरी आर्टिस्ट को बुला करके यहाँ पर हम लोग अपने मतलब कैपेसिटी में उसको कुछ वर्कशॉप भी करने लगे। उसमें एक चर्चा भी रहा हमेशा, यहाँ का पब्लिक को भी धीरे धीरे आर्ट का समझ में लगा कि क्या द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट क्या होता है, पब्लिक को भी एजुकेशन धीरे धीरे मिलने लगा। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन रहा। और कंटेम्पोरेरी आर्ट को लिए जैसा हम जो स्कूल में सर्विस दे रहे थे, जवाहर विद्या मंदिर एमिनेंट स्कूल है, उसमें अपने मतलब क्रिएटिव काम को हम जारी रखा। बच्चों का साथ हर साल समर वेकेशन, पूजा वेकेशन में हमने कुछ कुछ काम करते रहे, बच्चों का इन्वॉल्व करके। क्योंकि वो हमने राम किंकर बेज को, विनोद बिहारी को देखे थे शांति निकेतन में, वो लोग हमेशा अपने काम करते थे, वो मेरा इंस्पायर किया था। तो हम भी यहाँ काम करने लगे। तो करते करते वो स्कूल का इन्वायरमेंट जो है हर जगह में देखिए एक एक स्ट्रक्चर है, कहीं म्यूरल बनाए हैं, कहीं स्कल्पचर बनाए, कहीं पेंटिंग, रॉड, डिफरेंट स्कल्पचर बना करके बच्चों का साथ वो स्कूल का एक अच्छा वातावरण तैयार हो गया। जो आसपास कहीं स्कूल में ऐसा वाला वो नहीं है, मतलब उतना सुंदर ब्यूटीफाइड स्कूल। तो वो भी एक मतलब मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन प्लेटफॉर्म बना स्कूल। तो यही। और आखिर में आपसे पूछेंगे हरिंदा के चित्रकला को जिस तरह से आपने अपने पर्सोना के एक एक्सटेंशन के रूप में चुना कि अभिव्यक्ति का जो प्राथमिक माध्यम कला, तो ये जो यात्रा चल रही है इसमें असंतोष के वो कौन से पल हैं कि चुन तो लिया आपने एक माध्यम, लेकिन कहीं कहीं जाकर ऐसा लगता है कि अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या संतोष के क्या पल हैं कि हाँ इसी के साथ जीवन गुज़रता गुज़रता गुज़र ही जाए, तो उससे अच्छा क्या होगा? ये बहुत बड़ा एक खोज है कला। हम लोग सबसे बड़ा ऊपर वालों को देन है कि ये एक कलाकार का रूप में मतलब हम अभी भी जीवित मतलब अपना काम चर्चा जारी रख पा रहे हैं। कि कभी असंतोष हमको मन में नहीं लगता। क्यों कि एक फॉर्म हम बच्चों को भी कभी कभी कोई भी जब आर्ट कॉलेज वाले सब पूछते हैं सर क्या करेंगे, हम एक चीज़ बनाने का बाद ना नेक्स्ट बनाने को मन नहीं करता है, लग रहा है और क्या बनाएंगे, सब कुछ बन गया। तो हम बोले बेटा एक चीज़ देखो, तुम नेचर जाओ, हम लोग को कुछ क्रिएट करने का है ही नहीं, बेसिकली एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड। अगर हम देखें कि कोई कभी कभी लग रहा है अरे हम बहुत
क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन नेचर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हो, उसको खाली खोजना है और कुछ नहीं, रिक्रिएट करना है, रिसर्च करना है। उस चीज़ को अगर हम एक एक करके करें तो पूरे ज़िंदगी भर हम लोग की ख़त्म नहीं होने वाला है और नयापन आते जाएगा। एक पेंटिंग दूसरे पेंटिंग का खोज में दिशा देता है। ये चीज़ एक पेंटिंग का भी सेटिस्फेक्शन पेंटिंग नहीं होता है। ये हमारे कला क्षेत्र के मतलब ऋषियों भी यही बोल के गए कि एक पेंटिंग बनाकर अगर हम खुश हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज़ द डेड ऑफ द आर्टिस्ट। कभी नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है ऐसा। एक पेंटिंग दूसरे पेंटिंग का एक लिंक बनता है, जो दूसरे पेंटिंग बनाने को लिए मतलब लिंक बन जाता है। तो इसमें जो अधूरा रह जाता है वो उसमें पूरा होता है, उसमें जो अधूरा रह जाता है तो फिर थर्ड में पूरा होता है। ऐसा करते करते मतलब बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना है अभी भी। और कंटेम्पोरेरी आर्ट को लेकर चर्चा तो थोड़ा सा अलग से हम लोग कर सकते हैं बाद में। जे अभी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा एक फ्रस्ट्रेशन कला में कभी कभी लगता है, हो रहा है कि यंग आर्टिस्ट लोग कभी कभी सोचते हैं कि जल्दी हम लोग को रिज़ल्ट मिल जाए, जल्दी हम लोग फेमस हो जाए। नहीं, आज हम कहेंगे जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए उन लोग का एक जर्नी होता है। ये आर्ट इज़ ए जर्नी। शुरू होता है, शुरू होते तक मध्यमा फाइनल पहुंचते पहुंचते उसका काफ़ी सालों लग जाता है, तब वो अपने एक्सप्रेशन को मतलब स्टैब्लिश कर पाता है। तो वो समय बोल देता है, टाइम बोल देता है, धीरे 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 उनका कितना मैच्योरिटी है वो टाइम विल स्पीक। एंड अपना भीतर का जो मतलब जो चिंतन है, वो चिंतन अगर कला क्रिएटिविटी का साथ अगर हम लोग जोड़ के रखें हमेशा, वो एक ना एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, सिग्नेचर वैल्यू ज़रूर मिलेगा हम लोग को। वो मेरा नज़र से वो, या अगर कहेंगे कि हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या कहेंगे, क्या उन लोग के लिए मैसेज रहेगा, यही एक बहुत बड़ा मैसेज कि वो खोज हमेशा जारी रखना होगा, इतना जल्दी नहीं। जो हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं और क्रिएटिविटी का अंत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरेंदा, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और अपनी कला यात्रा के बारे में इतनी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हरेन ठाकुर, एक मशहूर चित्रकार, प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।